नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनावों का ऐलान हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ध्यान से देख ली होगी और ख़ास तौर पर सवाल जवाब जो कल पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग के साथ किए गए। इस पूरे सत्र के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। ये चुनाव आयोग और ये चुनावी व्यवस्था भारत के आम आदमी को उसके असली प्रतिनिधि नहीं दे सकती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जिस तरह के सवाल जवाब आए और जो सवाल जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उन पर चुनाव आयोग का जो रवैया था, जो सरकाज़्म था, जो जवाब थे और उन जवाबों से जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि इस देश में कभी भी इस देश के लोगों को उनकी सरकार नहीं मिल सकती। चुनेंगे वो, वोट वो देंगे, लेकिन सरकार उनकी नहीं हो सकती। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा खोट आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे विचार आज आपको मिलेंगे जो अभी तक आपके दिमाग में तो थे, दिल में भी थे, लेकिन आपने कभी इतना संजीदगी से उन पर विचार नहीं किया था। मैं अभी आया। कल चुनाव आयोग से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो 3 बार ये सवाल पूछा गया कि आप मोदी जी और शाह साहब के साथ में या सरकार के पक्ष में काम क्यों करते हैं। ये सीधे सवाल थे। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये था कि 7 चरणों में आप चुनाव करा रहे हैं, इससे धांधली की संभावना बढ़ जाती है। इसके आरोप आपके ऊपर लगते हैं और इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। तो आप उत्तर दीजिए। एक एक करके आऊंगा मैं, आप सुन लें सवाल। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? इसका जो उत्तर मिला वो ये मिला कि कितना मुश्किल होता है चुनाव कराना। इतना बड़ा देश है, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है, हमको फला काम करना पड़ता है। कभी कोई त्यौहार आ जाता है, कभी होली दिवाली आ जाती है, कभी रमजान आ जाता है। भाई, होली दिवाली आने का मतलब क्या है कि आप होली के दिन आप चुनाव कराना चाहते थे, आपके दिल की रह गई। दिवाली के दिन चुनाव कराना चाहते हो, या ऐसा होता है कि दिवाली के दिन आप एक चरण में वोटिंग करा सकते हो, दूसरे में नहीं करा सकते? क्या रमजान में ऐसा होता है कि एक चरण में वोटिंग कराते हो, दूसरे चरण में नहीं करा सकते? ये क्या लॉजिक है? सर्दी गर्मी तो क्या मौसम बदल जाएगा आपने जो लंबा शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से? नहीं। आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं लगते रहे हैं। अखबार आप भी पढ़ते हैं, टीवी आप भी देखते हैं। आदरणीय राजीव कुमार जी, आपके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि जब 7 चरणों में चुनाव होता है तो सत्ताधारी पार्टी को अपने रिसोर्स मोबिलाइज करने का वक्त मिल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो पहले नहीं होता था, जो अब बहुतायत होने लगा है, एक हिस्से में देश के चुनाव प्रचार बंद हो चुका होता है और दूसरे हिस्से में भारत का प्रधानमंत्री, जिसको गरिमा का पालन करना चाहिए, एक बड़ा सा रोड शो करता है, एक बड़ी सी रैली करता है और इस रैली का इस देश का गोदी मीडिया, जिसकी स्वतंत्रता संदिग्ध है, लाइव प्रसारण कर रहा होता है। जब ऑडियो विजुअल प्रसारण बंद हो गया, जब चुनाव प्रचार बंद हो गया, समय दे दिया गया क्या कि लोग शांति से, ठंडे दिमाग से, प्रचार के प्रभाव से मुक्त होकर अपने मत का फैसला कर सकें। उस दिन उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में घुसकर नेता प्रचार कर रहे होते हैं। आपके 7 चरण के मतदान से यह नुकसान होता है। 7 चरण के मतदान से नुकसान यह होता है कि लंबे समय तक आपकी मशीनें
सरकारी सुरक्षा में बंद रहती हैं और उसमें अलग अलग पार्टियों के पावरफुल लोग, बाहुबली लोग, पैसे वाले लोग, प्रशासन में दखल रखने वाले लोग और सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस घात में रहते हैं कि अगर हो सके तो अंदर कुछ गड़बड़ की जा सके। आपकी ईवीएम मशीन बाहरी संपर्क से मुक्त नहीं है और यह बात आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं। ईवीएम मशीन को बार बार कंप्यूटर से जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और वो जो इंटरफेस है, सीरियल पोर्ट है, उसको आप सील नहीं करते हैं, उसके साथ कंप्यूटर अटैच किया जा सकता है। आप मुझे भी कह लीजिए, ईवीएम के बहुत सारे एक्सपर्ट आ गए हैं मार्केट में। ईवीएम पर भी सवाल पूछा गया था और जब उनसे पूछा गया कि भैया आपका जो ईवीएम है इसको लेकर सवाल आ रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं 19 लाख मिसिंग है, चोरी हो जाती है, ये हो जाता है, रिजल्ट बदल सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है, रेगिंग नहीं हो सकती है हमारी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है भारत का, उसके 61A में ये है, एक्ट में है, इसलिए इसको हटाया नहीं जा सकता। अब आप बताइए, वो ये भी कह रहे हैं कुछ लोग डब्बा रख के बैठ जाते हैं, डेमो करते हैं, फला करते हैं और ईवीएम के रहते हुए, और उसके बाद वो बीजेपी वाले सारे के सारे तर्क रखते हैं कि जब जीत जाते हो तब तो ईवीएम नहीं करते, हार जाते हो तो ईवीएम करते हो। कितनी जीतने वाली सरकारों को ईवीएम ने हटा दिया। आप ये कह रहे हो लोग डब्बा रख के डेमो कर रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मान लिया। आपको क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि वो जो डब्बा रख के कर रहे हैं उनको कह जरा एक बार हमारे सामने करके भी दिखाओ। अपने एक्सपर्ट के जरिए आप उनका जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, झूठ बोल रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं ना, आपकी नज़र में सो कॉल्ड एक्सपर्ट है ना, आपने बहुत व्यंग्य की मुद्रा में एक्सपर्ट शब्द बोला था, तो वो लोग जो ये कर रहे हैं उनको एक्सपोज कर दीजिए ना। और अगर चुनाव हमने ये निकाला है, SOPs निकाले हैं, ये बुकलेट निकाली है 400 पेज की, फला दुनिया भर की बातें। सर जी, आपसे टाइम मांग रही हैं देश की पॉलिटिकल पार्टीज, आप देश के राजनीतिक दलों के लिए समय नहीं दे रहे हैं और वो ईवीएम पर चर्चा करना चाहती हैं। अब आप इसका उत्तर दीजिए, क्या ईवीएम पर सचमुच आप रिजिड नहीं हैं? क्या ईवीएम को लेकर आपका रवैया अड़ियल वाला नहीं है? क्या कोई भी चीज़ एक बार अगर वो फूल प्रूफ साबित हो जाए तो क्या दोबारा उसमें गड़बड़ी नहीं निकल सकती है? और अगर लोग जनता के बीच जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि इसमें ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है, इसको शांत करने का किसका फर्ज है? ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन लोगों को ईवीएम के मसले पर स्पष्टीकरण देगा अगर आपकी नज़र में जो आप कह रहे हैं वो सही है और ईवीएम गलत नहीं है? तो टोटलाइजर मशीन का एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग ऐसे बैठे हुए थे जो सवाल नहीं पूछ रहे थे, ईसी को या तो सुझाव दे रहे थे या उस पर आरोप लगा रहे थे। और जो सुझाव दे रहे थे ईसी उन पे तो आह्लादित था और जो आरोप लगा रहे थे उनसे कह रहे देखिए आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप तो आरोप लगा रहे हैं हम पे। तो किसी ने कहा टोटलाइजर मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? टोटलाइजर ऐसा होता है उसमें कई सारी ईवीएम जोड़ देते हैं, उनका एक साथ टोटल आता है। उसका जो लाभ बताया गया है चुनाव आयोग द्वारा, पहले वो ये बताया गया कि टोटलाइजर मशीन लगा देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन से बूथ पे किसके पक्ष में वोट पड़े हैं, कौन से गांव के लोगों ने किसको जिताया, कौन से गांव के लोगों ने किसको हराया है। तो वो कह रहे हैं कि एक ही मशीन पे लोगों का भरोसा नहीं है, जो अलग अलग काउंटिंग कर रहे हैं। टोटलाइजर के बाद तो कहेंगे पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया। जब भारत का चुनाव आयोग कह रहा है कि लोगों का भरोसा नहीं है, आप खुद कह रहे हैं, तो भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? कि भाई मैं तो सरकारी अफसर हूं, भारत सरकार में मुझे पावर दी हुई है, तो मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन में है। आप लोकतंत्र की बात भी करते हैं। आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही ट्रांसपेरेंसी है। जब लोकतंत्र का मतलब ही ट्रांसपेरेंसी है और आप ये कह भी रहे हैं कि लोग एक ही मशीन से खुश नहीं हैं, तो टोटलाइजर का कैसे सम्मान करेंगे? तो लोग जब उस मशीन से संतुष्ट नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है उनको, तो फिर चुनाव आप किससे करा रहे हो? सबसे पहला जो बिंदु है वो यही तो है कि आपके चुनाव पर ही भरोसा नहीं है लोगों को। आप कह रहे हो
मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के भोले लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा है। ईवीएम पर एक शेर भी पड़ गए, सुनवा देता हूं उनके मुंह से। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा। गर्व के साथ बता रहे हैं कौन सी ईवीएम मशीन कहां गई है, इसका एक एक चीज का डेटा है और कैंडिडेट्स को दे दिया गया है। तो अगर एक मशीन किसी जगह गई है, इसका डेटा है आपके पास, वो मशीन नंबर कौन सा है, इसका मतलब ईवीएम मशीन किसी सेंट्रली ऑर्गेनाइज सिस्टम से कंट्रोल्ड है, उनका खास तरह से। और ये नहीं है कि मशीन निकाल के भेजिए, उस मशीन के अंदर बाकायदा रैंडमाइजेशन करके कंप्यूटर से उसको जोड़ते हैं, आप जोड़ने के बाद भेजा जाता है। भारत You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who'll get notice from you more? You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who'll get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah. Opposition parties have accused Election Commission of being biased when it comes to action against hate speeches. While you have said that adequate measures have been taken, but how is it different from the last time? And so second question is precisely about two states, West Bengal and Manipur. Both these states have witnessed immense violence last year. One during Panchayat election and other one with ethnic clashes. How Election Commission is ensuring safe and peaceful election in the booths this time? और उसके वायलेशन की जब शिकायतें आती हैं तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है और सत्ता के खिलाफ नहीं होती। राजीव कुमार ने ऐसा गोल जवाब दिया जो एक आईएएस अधिकारी ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि आप पिछले सालों की जो शिकायतें हैं उनको निकाल लीजिए, उन पे जारी किए नोटिस निकाल लीजिए और उन नोटिस के जवाब में किसको कार्रवाई हुई किसको नहीं उसको निकाल लीजिए। हो गया? क्या इस देश के बच्चों का, लड़कों का, नौजवानों का पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? ये इस देश के प्रधानमंत्री ने पूछा था। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं? पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं, मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा या अपनी छोटी बहन होगी
तो पहली कमाई उसको दे दूंगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है? ये हम पहली कमाई दे देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। धार्मिक चिन्ह, धार्मिक क्रियाएं, बनारस में सड़कों पर इस देश का प्रधानमंत्री पूरी यात्रा निकालता है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद और मंदिर में दर्शन करने जाता है। इस देश में धर्म के नाम पर वोट मांगने की मनाही है और ये आप विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हो। चुनाव आयोग कहता है धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। आपको इसमें वायलेशन नहीं दिखा? आप जब कोई पूछ रहा है, पुरानी फाइल निकाल लो जी, नोटिस निकाल लो, ये निकाल लो, आप पूरे रिसर्च वर्क दे रहे हो, आप जवाब दो ना आप। तो इस तरह से क्या, अभी मैं असली मसले पे आने वाला हूं जिसके कारण इस देश के अधिकांश लोग अपना प्रतिनिधि पा ही नहीं सकते, और वो इन सबसे गंभीर मसला है। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं 11 साल में चुनाव आयोग के पास कितनी शिकायतें आई, कितने नोटिस दिए गए, और उसके बाद हमने क्या कार्रवाई की, ये निकाल लो, और एक भी आदमी होगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये सारी बातें डायलॉग फिल्मी वाले। भाई किया क्या, ये सामने आना चाहिए। हर चुनाव में हम कहते हैं मनी पावर को कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, करोड़ों रुपए सीज करते हैं। वेल्लोर में एक मामले को उठाया, पत्रकार ने पूछा ये बताओ आप ये कहते हैं हम कार्रवाई करते हैं, फला करते हैं, ढिमका करते हैं, पैसा सीज किया जाता है, कहीं पे इतना रुपया सीज किया, कहीं पे उतना रुपया सीज किया। आप मुझे बताइए कि रुपया सीज करने के बाद कार्रवाई क्या हुई? कितने लोग जेल गए? आपने बताया कभी? चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता कि कितने लोग जेल गए, कितना पैसा वो सीज हुआ, उस पैसे का क्या हुआ? हेडलाइन बन जाती है, मामला खत्म। जिस आदमी के पास पैसा करोड़ों रुपए पकड़ा गया था, उस आदमी ने दोबारा अगली बार चुनाव लड़ा, ये उस पत्रकार ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसका जवाब था हम सख्त कार्रवाई करते हैं, इस तरह की, और हम बार बार कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये पूछा कि आप बताइए हिंसा बंगाल में इतनी सारी हुई थी पिछली बार, और एथनिक वायलेंस हुए थे मणिपुर में, तो एथनिक वायलेंस के बीच में, हिंसा के बीच में आप चुनाव शांतिपूर्ण कराएंगे? आपका ब्लूप्रिंट क्या है ये बताओ। आपने इस बार नया क्या कर रहे हो? कोई उत्तर नहीं था, कोई भी उत्तर इस बात का नहीं था। बीबीसी की पत्रकार ने 2 सवाल पूछे। एक सवाल पूछा कि खर्चा कितना होगा, और दूसरा सवाल पूछा कि इस चुनाव में आपकी चुनौतियां क्या क्या हैं, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने। खर्चे वाला जवाब तो दे दिया, चुनौतियों का मामला गायब था सिरे से, कोई उत्तर नहीं। बताना चाहिए था इस चुनाव में चुनौतियां क्या हैं। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करके मुद्दे की बात पे आता हूं। राजीव कुमार कह रहे हैं कि नेताओं को इस बार भाषा का संयम बरतना पड़ेगा, निजी हमले रोकने पड़ेंगे, और ये काम वो चुनाव की घोषणा होने से पहले ही शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी को उन्होंने नोटिस भी दे दिया। निजी हमले का मतलब सिर्फ मोदी जी पर हमला होता है क्या? मोदी कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। राहुल गांधी के बारे में देश का प्रधानमंत्री जो टिप्पणी करता है वो पद की गरिमा के अनुरूप है क्या? मैं राहुल गांधी के पक्ष में नहीं हूं, साफ साफ बता रहा हूं आपको। अब इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ दें तो कश्मीर के चुनाव वाले में एक चुनाव आयोग ने सही से अपनी सफाई दी, समझ में आता है। अब आप आ जाइए असली मुद्दे पर। असली मुद्दा है जो अभी मामला आया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला।
इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो भक्ति वाली कमेंट की नहीं जा सकती थी, जैसे दूसरे विषयों पर बीजेपी की लाइन पे बयान दिए गए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट फंडिंग की तो ज़रूरत है, लेकिन जो लोग चंदा देते हैं उनकी जानकारी भी गुप्त रखने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? मैं पूछ रहा हूं, क्यों ज़रूरत है? इस देश के लोकतंत्र को पैसे से प्रभावित करने वाले लॉटरीबाज, दारूबाज, धंधेबाज और बेईमान लोगों के पैसे को छुपाने की जरूरत इस देश के इलेक्शन कमीशन को क्यों है? बेईमान लोग, पूंजीपति लोग जो तरह तरह के ठेके सरकार के मुंह में नोट ठूस कर, पार्टियों के मुंह में नोट ठूस कर लेते हैं, उनके चंदे को गुप्त रखने की जरूरत आपको क्यों महसूस होती है? क्यों होती है? इस देश के चुनाव के कानून की आप बात करते हो, कैश पकड़ते हो। किसका कैश पकड़ते हो? भारत की राजनीतिक पार्टियों को अनगिनत, असंख्य, अनलिमिटेड पैसा खर्च करने की इजाजत दी हुई है आपने, और अनगिनत पैसे का खर्चा करने के लिए अनगिनत वसूली करने, फंड ना हो तो काला धन, अटैची में, संदूक में, एटीएम वाली वैन में पैसा रख रख के ले लेने की पॉलिटिकल पार्टीज की पावर को आपने बदल दिया मनी पावर में। यानी गलत सही तरीके से, भ्रष्टाचार से, ब्लैकमेलिंग से कंपनियों को डराकर, उनके ऊपर एजेंसियों के छापे पड़वाकर पार्टियां पैसा वसूल करेंगी और उस पैसे से वो जितना चाहें उतना खर्चा करेंगी। पार्टियां बोल रहा हूं, बीजेपी नहीं बोल रहा हूं। यानी सत्ता की ताकत से आप समाज के लोगों को धमकाइए, उनसे पैसा इकट्ठा करिए और उस पैसे को चुनाव पे खर्च करिए। इसकी इजाजत इस देश में आप दे रहे हैं। धन को अनलिमिटेड खर्च करने की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत क्यों होनी चाहिए? आपने कैंडिडेट के चंदे की लिमिट तय की हुई है भाई 80-90 लाख रुपए। हालांकि 80-90 लाख रुपए भी एक बड़ा अमाउंट होता है। आप कहोगे इससे कम में इलेक्शन होते कहां हैं? इलेक्शन इतने में होते ही क्यों है, यह एक सवाल होना चाहिए। इस देश में आप अपने घर के नजदीक रहने वाले एक आम आदमी का चेहरा अपनी आंखों में रखिए। आपके घर पे काम करने वाले घरेलू सहयोगी का चेहरा दिमाग में रखिए। पड़ोस में दुकान पर केले बेचने वाले बुजुर्ग का चेहरा दिमाग में रखिए। उस महिला का चेहरा दिमाग में रखिए जो सब्जी बेचती है। क्या इस देश में इन लोगों को संसद में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है? जो एक घरेलू सहायक, एक चाय की दुकान वाला, एक केले की दुकान वाला, या एक किसान या एक खेत मजदूर उसकी समस्याओं को जानता और वहां रख सके? क्या इस देश में एक अरबपति पॉलिटिकल पार्टी ऊपर से कुछ देवदूत भेजेगी और उन देवदूतों में से ही किसी एक को चुन लेने का विकल्प इस देश के आम लोगों के पास बचा हुआ है? जिस चुनाव में इस देश का मेजॉरिटी आदमी 80 लाख की खर्चा करने की हैसियत भारत के 5% लोगों की भी नहीं है। 95% भारत जिस चुनाव को लड़ ही नहीं सकता आपके नियमों के मुताबिक, उसमें आप लोकतंत्र की बात करते हो। जिस देश में हर आदमी हिस्सा ही नहीं ले सकता इस प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, क्योंकि यहां पर आपने एक बंटवारा कर दिया। जिसके पास पैसा है वो ही संसद में जा सकता है और वो संसद में जाने के बाद फिर पैसा और बटोरेगा और संसद में जाने की उसकी ताकत बनेगी। आप वंशवाद की बात करते हो। इस देश में एक पहले से वंशवाद तय है। जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, जिनके पास मोटा पैसा है, पार्टियां भी उनकी नौकर हैं और उनके चंदे से पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और उनके चंदे से असंख्य, कल के दिन मान लीजिए चंदे में अगर अडानी कहे कि मैं 10 से 20 हजार करोड़ रुपए भारत के चुनाव में खर्च करूंगा,
50,000 खर्च करूंगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद जो सरकार बनेगी उसको मैं अपनी कंपनी के हित के लिए चलाऊंगा। क्योंकि फैसला सिर्फ पैसे से हो रहा है, तो वो इमेज भी बना सकता है, क्योंकि वो आईटी सेल भी बना सकता है, वो सोशल मीडिया सेल भी बना सकता है, वो उस देश में हर वो काम कर सकता है, पब्लिक मीटिंग्स कर सकता है, यात्राएं आयोजित कर सकता है, चुनाव में दारू बांट सकता है, चुनाव में पैसा बांट सकता है, और चुनाव जीतने के बाद इस इन्वेस्टमेंट को भुना सकता है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, जिस आदमी का 2 रुपए मुनाफा है साल में, वो 50 रुपए दान कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो 50 रुपए दान नहीं कर रहा है, उसका धंधे में इन्वेस्टमेंट है, और वो जो धंधे में इलेक्टोरल बॉन्ड से जांच करके वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद भी वो 2 रुपए कमा पा रहा है। तो इस देश के चुनाव में जो धन बल है, पूरे चुनाव में कहीं पर भी इस देश का लोकतंत्र उससे मुक्त नहीं दिखता है। और अगर सब कुछ पैसे वालों को ही दे दिया है, सब कुछ पैसे वालों के हाथ में है, और वो जो आदमी सड़क पे बैठा हुआ है, या वो आदमी जो छोटा चोर है, कैंडिडेट है, वो कुछ पैसे अलग से बांट रहा है, शराब बांट रहा है, तो आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, टीवी चैनल खरीद रहा है, उससे भी लोकतंत्र खतरे में है, वो आपको नहीं दिखता। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद टीवी चैनल लाइव कर रहा है, उससे भी लोकतंत्र खतरे में, आपको नहीं दिखता है, वो बड़ा खतरा है। ये आदमी तो बेचारा अपना चुनाव में लड़ा ही नहीं सकता। आदमी 80-90 लाख रुपए कहां से लाएगा? तो ये क्या करेगा? ये वोट बेचेगा ना। तो वोट बेचते हो तो आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है। गरीब आदमी वोट बेच रहा है तो लोकतंत्र खतरे में लग रहा है, और अमीर आदमी उसी वोट से सरकार को समर्थन बेचता है, करोड़ों रुपए में एमएलए बिकते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। भारत का ये जो लोकतंत्र है, जो कल राजीव कुमार की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंगा हो गया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि पैसा है तो आप इस देश में चुनाव लड़ सकते हो। अब विकल्प, क्यों ना इस देश में किसी भी पार्टी को खर्चा करने से रोक दिया जाए? क्यों ना चुनाव के प्रचार करने के सीमित विकल्प हो? मेरी गली में 10 बार एक आदमी लाउड स्पीकर लेके घूमेगा, तो ये तो गलत है ना। सारे चैनलों पे रोज आप 1 घंटे की बहस रख दो, या सबको अलग अलग संबोधित करने के लिए दे दो। मोहल्लों पे, गली पे, चौराहे पे सरकार खुद लगा दे वहां पे बोर्ड, जिसके ऊपर एक साथ या बारी बारी से सभी कैंडिडेट अपनी बात रखें कि हम में ये अच्छाई है इसलिए हमको वोट दीजिए, हम में ये बुराई है इसलिए हमको वोट दीजिए। ना तो दारू बटेगी, ना कुछ होगा, और चुनाव लड़ने के लिए जो खर्चा है ना, वो सरकार देना। आज भी चुनाव लड़ने पे जो कीमत है वो सरकार ही खर्च कर रही है। ये जो चोरी वाला जो आपका चुनाव हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चुनाव हो रहा है, इसका खर्चा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार मेरे और आपके पैसे से ही कर रही है। आपको क्या लगता है जो सांसद 90 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहा है, जिसकी पार्टी 1000 करोड़ खर्च कर रही है, वो लोग पैसे घर से लाते हैं? वो उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को, घोटालेबाजों को, चोरों को देश की 100 रुपए की संपत्ति 10 रुपए में देते हैं। देश को बर्बाद करने की छूट देते हैं, पर्यावरण नाश करने की छूट देते हैं, तब इतने पैसे मिलते हैं। तो सीधे ही सरकार खर्च कर दे। कम से कम वो ईमानदार पार्टियां जो कॉरपोरेट से 1 रुपया नहीं लेती हैं, जो इनके लिए नीतियां नहीं बनाना चाहती, जो आम गरीब गुरबा मजदूर किसान की बात करना चाहती हैं, उनके लिए स्कोप तो रहेगा। और राजीव कुमार जी ने एक और बात कही थी कि ईवीएम आने से कई नई राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आ गईं। मैं समझना चाहूँगा कि राजीव कुमार जी किस तर्क से ये बात कह रहे हैं। आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा। जो भी है, इस पूरे परिदृश्य के बीच में एक ईमानदार जनप्रतिनिधि सरकार चुनने की उम्मीद मैं नहीं करता हूं। फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो जो मुद्दे मेरे सामने आएंगे मैं आपके सामने रखता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।